हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3, दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट द एल्कली अर्थ मेटल्स। बिकॉज यू ऑल नो कि एस ब्लॉक जो है अपना जनरली दो पार्ट्स में वेरीफाइड है, जो कि क्या क्या है, एक है एल्कली अर्थ मेटल्स एंड द अदर्स आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कली अर्थ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। सो बिफोर कम टू दिस, पहले आपको जानना है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी चैप्टर में मैं आपके साथ पीरियोडिक टेबल के सारे वेरिएशंस डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट एक ब्रीफ सेक्शन में हम लोग 2 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, सारे मैंने आपको इनके बेसिक आइडियाज़ दिए थे। आपको पता है दैट इज़ फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। यहाँ आपको सबको ये चीज़ मैंने बताया था। एक सेकंड बेटा, देखिए पीरियोडिक टेबल में अपन स्टार्ट करते हैं तो हमने ये कहा था ये जो 2 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A एंड द ग्रुप सेकेंड, ये आपकी कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आफ्टर दिस पी ब्लॉक आप इनको कहते हैं। पी ब्लॉक आप कह रहे थे ये जो आपके ये थर्ड ग्रुप से लेके 8th तक की जो सीरीज है, फ्रॉम बोरोन वाली सीरीज आपको याद होगी, जो मैंने आपको एक रिप्रेजेंट बताया था। इसको कैसे रिप्रेजेंट अपन कर रहे थे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सब्जियां किस में लाते हो, थैले में। आपने उन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जो कि एलिमेंट्स क्या थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हमें अभी इस पी ब्लॉक के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। पी ब्लॉक की बात करेंगे हम पी ब्लॉक के चैप्टर में। उससे पहले हमें पढ़ना है एस ब्लॉक, यानी कि 2 ग्रुप एलिमेंट्स ओनली। ये यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को छोड़ देना है, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने कहा था वेल्ला कैंडिडेट है, एकदम ही इसका कोई घर बार नहीं है, इसकी अभी तक ऑकरेंस नहीं पता है। हाइड्रोजन के बाद मैं आपसे बात करूँ, पहले एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब ये ऐसे सुनने में तो बड़े ही एक्टिव से लग रहे हैं तुमको, लेकिन तुम ज़्यादा एक्टिव कब होते हो, जब हमने इनका जो एक फॉर्म बनाया था, क्या, लीना की रब से फरियाद। किससे फरियाद की थी उसने, रब से, भगवान से। लीना की रब से फरियाद, यही है आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जिनको आप कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप था उसमें आप कह रहे थे बेटा मांगे कार स्कूटर और कौन राजी, डैडी राजी होने चाहिए, मींस बाप राजी। इसकी हमने इस तरीके से एक फॉर्म बनाया था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। काम अच्छे करोगे तो डैडी राजी ही रहेंगे बेटा, और काम अच्छे नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि पापा क्या कहेंगे। वो नहीं सुनना है। अभी जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो कि मैं तुमसे क्या कहने वाली हूँ। ये कहलाता है सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर। अब इन दोनों ही ग्रुप्स के बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है इन अ चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आ जाइए। अब ये देखो, मैंने सिर्फ एस ब्लॉक को आपको एक 3D वे में दिखाया है, कुछ नहीं है, सिर्फ एलिमेंट याद करो। फिलहाल क्या बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, हाइड्रोजन को नहीं याद करना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, लीना की रब से फरियाद। अगेन दिस फर्स्ट ए ग्रुप, और ये कौन सा है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। पहली चीज यहाँ आपकी खत्म हो जाती है एस ब्लॉक को लेकर कि कौन से एलिमेंट्स आते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स की आप यहाँ पर बात करेंगे। एक तो आपको डैडी मनाने हैं, स्कूटर लेना है या स्कूटी लेनी है, उसके लिए वो सेकंड ग्रुप है। और पहला वाला क्या है, लीना मना रही है किसको, भगवान को, रब को, वो है आपका फर्स्ट ग्रुप। आ जाओ। ये देखो, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पहले मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करती हूँ। ग्रुप 1 को आप कहते हैं एल्कली मेटल्स, और एल्कली मेटल्स उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो फॉर्म करते हैं बेटा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर। एल्कली का मेजर मीन ही क्या है, इन शॉर्ट आप ये कहते हैं कि एल्कली कहलाते हैं बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। व्हाट आई सेड, आई रिपीट, दे आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल्स। आफ्टर टू द ग्रुप 1 हम देखते हैं ग्रुप 2, इनको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं एल्कलाइन ऑक्साइड्स और आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ओके, जिनको नेक्स्ट आप कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। कहाँ पाए जाते हैं ये, अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्लियर। एक छोटी सी ब्रीफिंग एक छोटे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, सेम एग्जैक्टली आप अगर ऐसे ही पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी चीज़ का, फ्लो चार्ट फॉर्म में जितना याद करेंगे आपको मैक्सिमम याद रहेगा और कम से कम
शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। ड्यूरेशन किसका? जो आप पन्ने भर भर के नोट्स लिखते हैं, हमें नहीं लिखने हैं, शॉर्टाइज फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। कम टू द नेक्स्ट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको पता है कौन कौन से हैं। लीना मना रही है भगवान को, और आपको चाहिए पापा से स्कूटर। बस लिथियम मेंशन कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium and francium. So those are your elements in the first group, जिनकी आप बात कर रहे हैं alkaline earth metals. And next in group 2, beryllium, है ना कितना प्यारा नाम इसका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपकी सबकी बोन्स को रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम, इट्स एन हैवी एलिमेंट, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अपन 1 to 1, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ का। बेरियम एंड रेडियम। रेडियम सुन के क्या याद आता है? रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके मीन्स कि ये क्या है? एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। चलो कम टू द नेक्स्ट। सबसे पहले अब याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स की जो होती है वो होती है NS1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो होती है वो होती है NS2। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि आप कहते हैं कि वो क्या बनाते हैं? एल्कलाइन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, इसीलिए हम उनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जबकि NS1 वाले जो हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं NS1, उनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। यहाँ आप कहते हैं कि ये M+1 यानी कि मेटालिक स्टेट जो है वो +1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है। वो किसकी तरफ जाता है? M+2 की तरफ, मीन्स ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ। और आप ये कहते हैं कि ये हमेशा ही ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको आपने कहा एल्केलाइन। और ये भी मैंने आपको बताया कहाँ पाए जाते हैं ये मेजरली इन अर्थ क्रस्ट। ओके, सो आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर अब आपने एक चीज़ देखा है कि मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स लिख के दिए हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं पहले तो ये देखो, फिर मैंने उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है यहाँ पर, और उसके बाद मैंने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी मेंशन की हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डील नहीं करना है, यहाँ पर आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग डील करना है। और ग्रुप में मैं सबसे पहले आपके साथ एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ। ओके, सो लिथियम, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा Li, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ s सबशेल कितना है? लास्ट वाले में मैं बात कर रही हूँ 1। क्लियर? और मैंने आपसे प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तो आपको पता है कि जब लास्ट शेल में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर कैसा होगा? इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देन सोडियम, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज Na, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। सो आप यहाँ से इजीली एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सी 6 + 2 8, 8 + 2 10 + 1 मीन्स आपको पता है कि 11 इज द एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम। और यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे 3 इज द एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम। सेम केस पोटेशियम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज K, और कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मेंशन है। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स की निकाल सकते हैं। देखिए 10 12 18 19। रुबिडियम Rb 10 12 18 20 30 36 37। काउंट करना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एडिशन है, सिंपल एडिशन। 10 10 20 30 40 48 49 49 and 6 55। सेम ऐसा ही +18 और कर दो, ये आ गई आपकी ये। क्योंकि आपको पता है इनकी जो एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन चलती है वो किस तरीके से चलती है, 2 8 8 18 18 32 32। ये समझाया था मैंने आपको, सेम फॉर्म है। क्लियर? आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बच्चा डिस्कस करेंगे अब इनकी
सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ये मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट ग्रुप का, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप का। ये देखिए सेकेंड ग्रुप में कौन कौन थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी आप सारे जानते हैं, बेरिलियम इज Be एंड द एटॉमिक नंबर इज 4, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट 1s2 2s2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो चेंज देखना है, कई बार आपको कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इस फॉर्मेट में ना देकर नोबल गैस के रिस्पेक्ट में दे दी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप नोबल गैस के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं तो आपको पता है बच्चा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज 4। बट व्हेन वी रिलेट विद द नोबल गैस तो आप वहाँ पर इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s2, क्योंकि हीलियम का कितना है जस्ट 2 प्लस 2 4 हो गया, स्टेबलाइज कर रहा है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो एक्चुअल वाली थी। तो आप इसको नोबल गैस के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। सेम मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम के केस में, तो आप कहेंगे कि मैम इसका एटॉमिक नंबर है 12, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Mg, और आपने एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपको मिलता है 2p6 3s2। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो जब मैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ns2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ये ns2 कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं नियॉन 3s2। क्लियर। आफ्टर दैट कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज व्हाट 20 के केस में मैं सेम बात करती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द वैलेंस शेल्स। तो आप कहेंगे 3p6 4s2। व्हाट आई सेड, आई रिपीट 3p6 4s2। अब जब आप इसको नोबल गैस से रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो पहले आप आर्गन देन 4s2। अगेन इट इज स्टेबलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद द रियल एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। सो आफ्टर द कैल्शियम हम स्ट्रॉन्शियम की बात करते हैं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा स्ट्रॉन्शियम का St नहीं होता है, Sr होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में St, क्योंकि नाम को देख रहे हो स्ट्रॉन्शियम, बेटा ये R होता Sr होता है। दूसरी चीज़ एटॉमिक नंबर है 38। मैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो होगा 4p6 5s2, और नोबल गैस के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो यू हैव टू मेंशन लाइक क्रिप्टन इन अ ब्रैकेट फॉर्म, देन यू हैव टू राइट 5s2 मीन्स लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बेरियम की आप कहेंगे तो बेरियम में आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज Ba, एटॉमिक नंबर इज 56, और फिर आपको लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है जिनन 6s2। जिनन, यस Xenon इज जिनन। देन रेडियम, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, और नोबल गैस के रिस्पेक्ट में Rn7s2। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे नोबल गैस के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है कि आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के साथ रिलेट करते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं। और आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जब आप आगे डील करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको पिक करना आना चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे लिखा जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट, अब मैं बात कर रही हूँ मेटल्स की। मेटल्स आपको पता है दो फॉर्म में होते हैं, एक तो मोस्ट रिएक्टिव, एक होते हैं लेस रिएक्टिव। अब जो मेजर चीज़ है, जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये कभी भी फ्री नेचर में नहीं पाए जाते, ये एक कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। क्लियर, कि ये फ्री स्टेट में नहीं होते। दोज आर नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक व्हाट, दे आर फ्री रेडिकल्स, they are free to move anywhere, but those forms are never be free in nature, they are always found in the combined state। so आप कहते हैं they are most reactive और less reactive, और जो आपके more reactive होते हैं उन्हीं को आप alkali metals कहते हैं। क्लियर। अब हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज alkali metals को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्रुप 1A। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
इसमें अब आप कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि पाया जाता है। अबंडेंट मीन्स कि हाँ वो इजीली अवेलेबल होता है, पाया जाता है अपने क्रस्ट में। लिथियम रुबिडियम की मैं बात करूँ तो इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम देज आर लेस अबंडेंट, ओके। एंड आफ्टर दिस सीजियम एंड फ्रेंशियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की मैं बात कर रही हूँ, ये FR यहाँ आएगा, ठीक है, इट्स बाय मिस्टेक। सीजियम एंड फ्रेंशियम क्या है आपको पता है, दोज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमेशा आपसे क्वेश्चन आता है उनकी हाफ लाइफ के रिगार्डिंग, और हाफ लाइफ के रिगार्डिंग भी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं, कि कैसे आप उनको सॉल्व करते हैं, किस वे में, वो आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब मैं हाफ लाइफ का पूरा की पूरा फेज आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो सीजियम और फ्रेंशियम है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपसे हाफ लाइफ नहीं निकलवाएगा, वो फिजिकल का पार्ट है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि फ्रेंशियम जो कि क्या है 223 उसका एटॉमिक नंबर है, तो आप ये कहते हैं कि फ्रेंशियम जो है, सॉरी एटॉमिक मास है उसका 223, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, जस्ट 21 मिनट्स। कितना, व्हाट आई सेड, 21 मिनट्स। नेक्स्ट अब ये कुछ ओर्स हैं बेटा, इनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी घुमा के लैंग्वेज फॉर्म में किसी भी तरीके से आपको घुमाया नहीं जाता इन क्वेश्चंस में, इसमें स्ट्रेट क्वेश्चंस आता है। वो क्या आता है कि उस ये जो भी एलिमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसका और कौन सा है, तो आपको वो नेम याद रखना है। फॉर्मूला याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद होता है तो आपको अगर नेम भी याद है तो आप आराम से उस चीज़ को पिक कर सकते हैं। तो देखिए लिथियम का जो और होता है ना बेटा, वो कहलाता है स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन, ठीक है, हाउ मीन इट इज ना, लिथियम इज नॉट एट इन मीन, बट उसका जो और होता है वो होता है स्पोड्यूमीन। सेकंड होता है पेटालाइट, आपको नाम याद रखने हैं, पेटालाइट, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोड्यूमीन एंड पेटालाइट आर द ओर्स ऑफ लिथियम। इसके बाद कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, ये तो आप इजीली याद कर लोगे, घर में यूज करते हो, क्या है, नमक, टाटा का नमक या NaCl। ये किसका और है, सोडियम का। एक है सोडियम कार्बोनेट जिसको आप कहते हैं Na2CO3, एक है सोडियम सल्फेट और उसी को आप कहते हैं ग्लोबुलर सॉल्ट। फॉर्मूला ये है, याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नेम से याद रखो क्योंकि इसके में जो क्वेश्चन बाय नेमिंग आते हैं, क्या है, ग्लोबुलर सॉल्ट। किसको कहा जाता है ग्लोबुलर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट को। उसके बाद एक है क्रायोलाइट, ये भी सोडियम का ही और है, एंड वन इज बोरैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ वो लिखे हैं जो अभी तक आपके क्वेश्चंस में आ चुके हैं या फिर एक्सेप्शंस नहीं, अजम्पशंस हैं कि और आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन अब तक इन्हीं के ऊपर बने हैं। क्या बोला मैंने, लिथियम कौन कौन से, स्पोड्यूमीन एंड पेटालाइट। सोडियम के केस में कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और उसी को क्या बोलते हैं आप, ग्लोबुलर सॉल्ट, क्रायोलाइट एंड बोरैक्स। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सिल्वाइट। नेक्स्ट और अगर आप बात करेंगे तो वो क्या है, सिल्वाइट, और रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे है, KCl, ठीक है। सिल्वाइट को आप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, दैट इज KCl। आफ्टर दैट आप डिस्कस करेंगे कार्नेलाइट। सिल्वाइट के बाद जो नेक्स्ट और है दैट इज कार्नेलाइट, और फॉर्मुलेशन क्या होता है, KCl MgCl2.6H2O, क्लियर है, KCl MgCl2.6H2O। आफ्टर दैट हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे और में, दैट इज फेल्ड्स्पार। फॉर्मुलेशन क्या होता है, दैट इज K2O.Al2O3.6SiO2। व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन, K2O.Al2O3.6SiO2। सो बस आपको ये ओर्स दिमाग में रखने हैं। कई बार आपको बाय नेम पूछ लिया जाता है और कई बार आपको बाय द फॉर्मूलाज पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिस्पेक्ट में। वो मैंने बात की है एल्कली के केस में, ये है एल्कलाइन के केस में। ये भी लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एल्कलाइन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे, जो कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ही बेटा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम, किस किस की बात मैं कर रही हूँ, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम,
इनकी अबंडेंस जो होती है वो लो अबंडेंस होती है, जबकि बेरिलियम एंड रेडियम, बेरिलियम बहुत ही रेयर पाया जाता है, आई सेड रेयर, एंड रेडियम इज, ये तो है ही रेडियो एक्टिव, तो इजीली तो वैसे ही नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या होगा, रेयरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही फ्लोचार्ट फॉर्म में बनाते जाओ और याद करते जाओ। इन प्लेस ऑफ थ्योरी यू हैव टू राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म। आफ्टर दिस हम इनके भी कुछ ओर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का ओर है बेटा मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट। कोविड की ड्यूरेशन में डोलो टैबलेट तो सबने बहुत खाई है, तो उससे याद रख लेना कि उसमें मैग्नीशियम का कंटेंट होता है, दैट इज डोलोमाइट। ये ओर्स हैं मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट, दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट किसका है, पोटेशियम का ओर है। एक एप्सम सॉल्ट के ऊपर भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एप्सम सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं एप्सोमाइट। ओर नेम क्या है, एप्सोमाइट, और सॉल्ट नेम क्या है, एप्सम सॉल्ट। क्या है उसका डिनोशन, MgSO4.7H2O। नेक्स्ट लाइमस्टोन, सब जानते हो, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, और जिसको आप क्या कहते हैं, कैल्साइट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CaCO3। एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट क्या होता है, CaSO4। लास्ट इज जिप्सम, जिप्सम भी सब जानते हो क्या होता है, CaSO4.2H2O। फॉर्मूला सबको पता है, नोटेशन नहीं भी पता है तो आपके पास मेंशन्ड है, लिख लो, याद कर लो, कैसे भी करो, बस आना चाहिए तुम्हें। एक है फ्लोरस्पार, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किसका ओर है, कैल्शियम का ओर है, फ्लोरस्पार। इसका तो बहुत प्यारा फॉर्मूला है, छोटा सा, CaF2। क्या है, CaF2। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट किसका ओर है, कैल्शियम और फॉस्फोरेट का, दोनों का मिक्स ओर है। ठीक है, मैंने बात कर ली आपसे एल्कली के केस में भी और एल्कलाइन के केस में भी। आ जाओ नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एल्कली मेटल्स की। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस पहले मुझे ये बताओ, इधर मैं डिस्कस बाद में करूँगी, उससे पहले पीरियोडिसिटी के चैप्टर में मैंने तुम लोगों के साथ पूरी की पूरी एटॉमिक रेडियस डिस्कस की थी, जिसमें तुम लोगों ने मुझे ये बताया था कि मैम जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा ही इंक्रीज होती है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम top to down, the atomic radii is increases, while in the case of periods, when we are moving from left to right, the atomic radii is decreases. Clear? Same concept है इधर। अब आपको बस उसको एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है। देखो, atomic radii down the group, atomic size increases. सेम इसी तरीके से आप अपनी कॉपीज में मेंशन करो, बहुत ईजी है पिक करना। ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैं रिलेट करके चल रही हूँ। आपको पता है लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, और बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियस से दोनों के ही केस में आपको एटॉमिक साइज और रेडियाई का डिफरेंस दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, तभी तो एक और इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट शेल में गया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो यू कैन से कि नंबर ऑफ शेल्स आर आल्सो इंक्रीजेस, सो दैट वी कैन से दैट एटॉमिक रेडिया अक्रॉस द पीरियड इज डिक्रीजेस, व्हाइल इन द केस ऑफ ग्रुप इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, सोडियम और मैग्नीशियम को आप रिलेट करेंगे, सेम कॉज है, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम और कैल्शियम को आप बात करेंगे तो आप कहेंगे 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 1 और 2 ही है, लास्ट शेल की बात हो रही है। क्लियर? रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पर आपने एटॉमिक रेडियाई को इस तरीके से एक पिक्टोरियल फॉर्म में पूरा की पूरा समझ लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर लिया कि एज यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और यू आर सेइंग फ्रॉम कहाँ, आप पीरियड्स में कैसे बात करते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहा कि साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम,
कहाँ से कहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है, लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक। तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि व्हाइल यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो साइज की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर कहा जब ये इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, रीजन है एक्स्ट्रा शेल वहाँ पर ऐड होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल इन अ पीरियड, सो द साइज इंक्रीजेज व्हाइल यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दैट इज ओके। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फ्रेंशियम है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Fr से, फ्रेंशियम जो है वो लार्जेस्ट साइज का होता है अमंग द पीरियड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्रेंशियम एज द लार्जेस्ट साइज एलिमेंट। क्लियर है ये चीज? आपने इस चीज को अच्छे से क्लियर किया कि मैंने यहां पर कहा साइज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने से, और फ्रेंशियम का लार्जेस्ट साइज होता है अपने पीरियड के अंदर। ये वहां तक बात ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। हाँ देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं आपसे यही कह रही थी कि हम दोनों ग्रुप्स को रिलेट कर रहे हैं। दोनों ग्रुप्स को रिलेट कर रहे हैं तो आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, एस ब्लॉक वाले। और इसमें आपने कहा, मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की है, बेरिलियम से लिथियम, फिर मैग्नीशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद आप देख रहे हैं स्लाइड डिक्रीज, कैल्शियम टू स्ट्रॉन्शियम देन टू बेरियम। दिख रहा है यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, कैल्शियम टू स्ट्रॉन्शियम देन बेरियम, बट आफ्टर द बेरियम इट्स एंड फर्दर इंक्रीज अप टू द पोटेशियम। बेरियम से आप पोटेशियम की तरफ लिंक कर रहे हैं तो यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। बस एक यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। उसके बाद सेम चीज, रुबिडियम देन सीजियम। आइए नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं इसकी बात करती हूँ आपसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जिसको ही आप कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन इजीली जाने को रेडी बैठा है, उस इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले वहां से निकाल देंगे। धक्का देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा करो भाई निकल, वो निकल लेगा फट से, क्योंकि उसको क्या करना है, खुद को स्टेबल करना है दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होके। तो वही है, उसी को आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और लेकिन आप ये बात किसके अंदर करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के अंदर। ये है बात इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, ये आप डील करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के अंदर, और आप वहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कटायन का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स are lower than first ionization enthalpy of group 2 elements. इन्होंने कहा ionization enthalpy of group 1 elements is lower than the ionization enthalpy of group 2 elements. बिल्कुल ठीक बात, क्यों? Because second ionization enthalpy this is greater than, ये तो सेम ही बात है ना, डिफरेंस कहाँ है बताइए। डिफरेंस बेटा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अप टू द लैंग्वेज फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है। इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि आपको याद रखना है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी, फर्स्ट एलिमेंट्स की, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2। एक केस तो है ये, एक केस ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 इज लोअर देन ग्रुप 2। तो देखो दोनों ही केस अलग अलग हैं, तुमको कंफ्यूज इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होना है ग्रुप 1 और 2 को लेके। बस इतना याद रखो इन शॉर्ट कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट छोटा ही होगा सेकंड से, ग्रुप भी 1 और इधर भी 2, ग्रुप भी और एनर्जी भी, जबकि इधर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स 1 2 2 1, ठीक है। ऐसे इंडिकेट करके इसको याद रख सकते हो।
नेक्स्ट अब देखो इसको रिलेट करते हैं ग्रुप के साथ। ग्रुप 1 में कौन है? लिथियम, जबकि ग्रुप 2 में कौन है? बेरिलियम। सेम चीज़, वही 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इसका ज़्यादा, इसका कम। सोडियम की बात करूं, मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में दोनों को रिलेट करना है, ऐसे ही पोटेशियम की कैल्शियम। तो आप ये देखोगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जैसे ही आप ग्रुप में डाउन मूव कर रहे हो, फ्रॉम टॉप टू डाउन आप मूव कर रहे हैं, तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां पर बेटा डिक्रीज हो रही है। ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सीजियम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि सीजियम क्या है? स्मॉलेस्ट होता है, एंथैल्पी इसकी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। डाउन द ग्रुप IE डिक्रीजेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आप कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस वहाँ पर बढ़ेगी। क्या कहा मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो दिमाग में याद रहना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस वहाँ पर इंक्रीज होगी, और आप इसको कह सकते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तभी तो एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप IE डिक्रीजेज। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? Alkali metal salts are generally soluble in water due to hydration of cations. किनका हाइड्रेशन होता है वहाँ पर? कैटायंस का, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ NaCl है, जिसको आप डिसोसिएट करते हैं तो वो होगा Na+ एंड Cl-। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्योंकि कैटायन की ज़रूरत है, मैंने Na+ ले लिया। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप ऐड करेंगे, है ना, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, यही होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा कैटायन स्मॉल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, व्हाट आई सेड, पीरियड में मूव कर रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट, यानी कि लिथियम से सीजियम की तरफ, तो आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी यहाँ पर डिक्रीज ही होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पर जो आयंस का साइज है, कौन से आयंस? हाइड्रेटेड आयंस का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी ओवरऑल डिक्रीज होगा। और आप कहेंगे कि इन तीनों रेशियोज की वजह से जो आयनिक कंडक्टेंस होगी उस ग्रुप की, वो क्या होगी? वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आइए ये देखो साइज ऑफ कैटायन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने आपसे कहा था जितना ज़्यादा कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो आप देखिए साइज ऑफ कैटायन स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट के फॉर्म में मैं जा रही हूँ, तो आपने ये कहा ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब मैं हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही हूँ तो आपने बोला ये यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के। ठीक है, आइए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले मैंने जनरल प्रॉपर्टीज आपसे सारी डिस्कस की, अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा पहली प्रॉपर्टी है ऑल द एल्कली मेटल्स। कौन से एल्कली मेटल्स? याद आ जाने चाहिए, फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स।
बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी। किस वजह से? लार्ज साइज की वजह से इनका डेंसिटी लो होता है, जो जब आप ग्रुप में लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में तो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जबकि पोटेशियम जो है बेटा लाइटर है सोडियम से। नेक्स्ट देखिए, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप मेटालिक बॉन्डिंग की बात करते हैं यानी कि मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब कोवेलेंट आयनिक से तो आपको मतलब है नहीं, यहाँ आप डील कर रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में, और किसके? एल्कली मेटल्स के। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हमेशा कैसे फोर्सेस होते हैं? वीक बॉन्डिंग होती है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या कहा मैंने? सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है? वीक होती है। क्लियर? एल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, फ्लेम टेस्ट। यहाँ मैंने मेंशन किया है मेटल, दिस इज कलर एंड दिस इज द यूनिट। मेटल को देखिए, कौन कौन से मेटल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेटा जो लिथियम है इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड। बिल्कुल ऐसा ही नाम है, याद ऐसे ही करना है, स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कलर निकाल के बता मुझे वहाँ पर उसका, याद रखना है बस क्रिम्सन रेड। सोडियम का होता है येलो, पोटेशियम का होता है वायलेट, रुबिडियम का होगा रेड एंड वायलेट, एंड सीजियम इज ब्लू। और यहाँ पर इनकी जो यूनिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेवलेंथ के फॉर्म में मैं बात करूँ तो इसकी होती है 670.8, सोडियम की होती है 589.2। देखिए डिफरेंस, पोटेशियम की 766, रुबिडियम इज 780 एंड सीजियम इज द स्मॉलेस्ट। कितनी है? कितना स्मॉलेस्ट है इसका? 455। क्लियर? अब देखो ये कलर्स, अगर तुम्हें नेम से भी कलर याद नहीं रहते हैं तो ये पिक्चर दिमाग में रखना। लिथियम का मैंने क्या कहा था आपको? क्रिम्सन रेड। ये देखिए इसे कहते हैं क्रिम्सन रेड। इस तरीके का जो कलर होता है दिस इज योर क्रिम्सन रेड कलर। वो येलो तुम सबको पता है, येलो कलर कैसा होता है? वो होता है सोडियम का। पोटेशियम का होता है पेल वायलेट, सी। रुबिडियम होता है वायलेट एंड सीजियम इज ब्लूइश। ठीक है, अब हमको जो फ्लेम कलरेशन है उसकी एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन वेवलेंथ पर तो कम आता है, मोस्टली कलर के ऊपर ही आता है, लेकिन अगर 4-5 वेवलेंथ याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पोटेशियम की क्या होती है? 766 नैनोमीटर और कलर है वॉयलेट। लिथियम 670 नैनोमीटर्स, कैल्शियम 622 नैनोमीटर्स, जबकि कैल्शियम का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। सोडियम कलर अभी आपने बताया येलो और वेवलेंथ 589 नैनोमीटर्स। बेरियम 554 नैनोमीटर्स और इसका कलर होता है लाइम ग्रीन। ठीक है, आ जाइए। ये सारे के सारे मैंने ये जो है ओवरऑल एल्कली और एल्कलाइन दोनों के रिस्पेक्ट में है। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की। सारी चीज़ें एक टेबुलर फॉर्म में अब आपके सामने आ गई। पहले हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। ये एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम 55, फ्रेंशियम इज 87। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एटॉमिक मास। कितना? अभी काम नहीं आना, न्यूमेरिकल पोर्शन में एटॉमिक मास भी अपन यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है एक टेबल फॉर्म में जो अपन को इजीली पिक हो जाए। 6.94, 22.99, 39.10, 85.47, 132.91 एंड 223। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी डिस्कस की, सारी पता है तुमको। आयनाइजेशन एंथैल्पी
पहली चीज़ तो ये कि यूनिट याद रखनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा किलो जूल पर मोल में निकालोगे। किसमें? किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज़ भी तुम्हें गिवन है। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आपकी यूनिट जो चलेगी वो सेम ही चलेगी, किलो जूल पर मोल, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगी। क्लियर? इसके बाद मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस आप आइडेंटिफाई करेंगे बेटा पिकोमीटर्स में। किस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पिकोमीटर्स में। और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, मेंशन्ड है पूरी टेबल में, आप आराम से देख सकते हैं। फिर आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में आप निकालेंगे। डेंसिटी जो होगी वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होगी। स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालेंगे। और अकरेंस इन लिथोस्फीयर ये भी आपको मेंशन्ड है। तो ये सारी वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली मेजर चीज़ है कि आपको यूनिट टर्म आना चाहिए। वैल्यूज़ तो आपको गिवन होती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सारे बच्चे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते। इतना यूनिट कन्वर्जन्स तुम कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ याद नहीं रहती। वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, जो अपन लास्ट पार्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। बस आपको याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। अगर डेंसिटी पूछ रहा है तो आपको ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स के फॉर्म में निकालना है। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात चल रही है, हमने कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस किया, तो अब मुझे इनकी रिएक्टिविटी की बात करनी है एज पर देयर स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, पहले तो ग्रुप एलिमेंट्स याद करो, क्या थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बार बार रटा रही हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप ये देख रहे हैं जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, कहाँ डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, क्यों ये इंक्रीज हो रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स का साइज़ है और जो उनके इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, वो जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये इसका रीज़न है कि क्यों डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। आ जाइए इसके बाद आप कहेंगे कि अच्छा डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज तो होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूर हो जाएं न्यूक्लियस से तो क्या होगा? उन्होंने बोला ठीक है, आपने बोल दिया कि शेल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, मैंने मान लिया रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब उन्होंने हमारे सामने एक कॉज रख दिया और ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं तो आपको पता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वहाँ पर एक फेनोमेनन आएगा, वो कहलाता है शील्डिंग, जो कि हमने डिस्कस किया था, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, जिसमें आपने क्या कहा था कि शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स और स्क्रीनिंग जो होती है वो ये कहलाती है जब repulsive force is much greater than the attraction force in between the nucleus and the electrons। ठीक है? और अगर मैं कहती हूँ मैंने और बहुत ज़्यादा दूर कर दिए, लाइक मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी कैंसिल कर दिया, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव। ठीक है? आइए नेक्स्ट, this means reactivity increases with the size of the atom। साइज अगर बढ़ रहा है तो आप कहेंगे कि रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। देखो कितना बड़ा लिख दिया मैंने, ये है ना। चलो नेक्स्ट, अब लिथियम का स्ट्रक्चर देखो, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, 1 2 3। सोडियम में 2 8 1 11, 2 8 1। पोटेशियम 2 8 8 1, कितने हो गए? 2 8 10 18 19। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और लास्ट वाले में वैलेंस शेल में 1। आपने ये देखा कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो 2 और 1 थे, कितने बढ़ गए? 8 और आ गए। यहाँ पर और 8 का एडिशन हो गया, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं।
वही रीज़न है रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का। ठीक है, अब देखिए, एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज देर आर मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स, देयरफॉर रेडियस भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सो देयर विल बी लेस अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। कौन कौन से? ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रही है, मैक्सिमम होती जा रही है। ओके, सो आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर इनर शेल में शील्डिंग इंक्रीज होती जा रही है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड्स को ही पिक करना है तुम्हें, सारा खेल ही इनऑर्गेनिक में वर्ड्स का है, वो भी आउटर शेल्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इजीली लॉस्ट एज यू गो डाउन द ग्रुप। मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तुम क्या पिक कर लोगे बीच वाले में से? नहीं कर सकते ना, पहले तुमको लास्ट शेल वाले वेकेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम नेक्स्ट शेल तक मूव करोगे। मैंने 1s भरा, 2s भरा, 2p में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम ये थोड़ी करोगे यार 1 वाले में से उठा लेते हैं, s वाले में से नहीं उठा सकते। फिलिंग मैंने पढ़ाई थी ऑफ-बोर रूल के अकॉर्डिंग सारी, कि हमें 1 to 1 इलेक्ट्रॉन मूव करना है एज पर द शेल, और लास्ट शेल से निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो बेटा ये हमारा एस ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने एल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग उनकी सबसे पहले हमने डिस्कस किया एल्कली और एल्कलाइन का बेसिक डिफरेंस। फिर मैंने एल्कली की कुछ आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो तब तक ये थोड़े से फ्लो चार्ट फॉर्म याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।